कौन सा कंपाउंड प्लेनर है? गुड इवनिंग। सवाल से ही शुरुआत करते हैं। कौन सा कंपाउंड प्लेनर आप मानते हैं? किस कंपाउंड को प्लेनर समझ रहे हैं आप इनमें से? कौन सा कंपाउंड प्लेनर है इनमें से? सारे ब्रिज बॉन्डिंग के कंपाउंड्स हैं ये। दे ऑल आर ब्रिज बॉन्डेड कंपाउंड्स and I can write it also like that. Al, Cl, 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 Cl. Yes. Ga, Br, 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 Br. Yes. I2Cl, Cl, Cl, Cl. हाँ, और Al2Br, Br. स्ट्रक्चर्स तो सबकी यही है। अब शेप सबकी ये हो नहीं हो उसको तो पता आपको लगाना है। स्ट्रक्चर सबकी यही है। ठीक है, आइडिया के तौर पर देता हूं। ये AlCl3 का डाइमर है, ये GaBr3 का डाइमर है, ये ICl3 का डाइमर है और ये AlBr3 का डाइमर है। इनके डाइमर्स हैं। ये AlCl3 का डाइमर है, GaBr3 का डाइमर है, ICl3 का डाइमर है और AlBr3 का डाइमर है। देखना है कि प्लेनर कौन है इनमें से, किसको आप प्लेनर समझ रहे हैं इनमें से। देखो, अक्लमंद आदमी वैसे भी समझ जाना चाहिए और आप तो काफी ज्यादा अक्लमंद हैं। ऐसे ही सोच लो कि ये बोरोन फैमिली का है तो लगभग इसके साथ जो होगा वही इसके साथ होगा, वही इसके साथ होगा। अलग जो चीज है वो दरअसल आयोडीन है। और ये बात भी सच है कि ये जो डाइमर है ICl3 का जो डाइमर है वो डिफरेंट डाइमर है और इसका डाइमरेशन का प्रोसेस भी डिफरेंट है, इसके डाइमरेशन का रीजन भी डिफरेंट है, तो इसकी शेप भी डिफरेंट होगी और इसकी प्लेनरिटी नॉन प्लेनरिटी भी डिफरेंट होगी। दरअसल ये दोनों एटम्स जो आपके सामने मौजूद है ये sp3 एटम है और अगर sp3 एटम है तो उसके 4 बॉन्ड तो किसी सूरत हाल में प्लेनर नहीं हो सकते। ये तो हम पैदाइशी देख चुके हैं। इट मींस ये तो कुछ होगा नहीं, तो इसको तो प्लेनरिटी हम मानने से इनकार कर देते हैं। कहानी ये भी sp3 की ही है, कहानी ये भी sp3 की ही है और sp3 में प्लेनरिटी इस प्रकार से आती नहीं है तो फिर हम जाती नहीं है हमारी बात, और इसकी आती नहीं हमारी बात जाती नहीं, तो हम ये कहेंगे ये भी नॉन प्लेनर है गारंटी से। नॉन प्लेनरिटी एल्यूमिनियम Br3 में भी होगी कहीं ना कहीं, वहां भी sp3 ही एटम है और sp3 एटम है तो बात अपन को समझ में आनी चाहिए। प्लेनरिटी का प्रश्न वहां उठेगा और प्रश्न जब उठ ही जाएगा तो हम बातचीत करेंगे नहीं प्रश्न की, कुछ ऐसा होगा। ये प्लेनर है, उसकी वजह है दरअसल इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर आप देखोगे तो वो है sp3d2 और इस पर ढंग से देखोगे तो 2 लोन पेयर्स मौजूद हैं और ये स्क्वायर प्लेनर टाइप का शेप है, इसीलिए दिस मॉलिक्यूल इज कंप्लीटली प्लेनर मॉलिक्यूल। नोट कर लीजिए, ICl3 का डाइमर एक प्लेनर मॉलिक्यूल है। इस प्रकार की स्टोरी है वो। ICl4 का होल ट्वाइस स्क्वायर प्लेनर शेप है। एब्सोल्युटली करेक्ट साक्षी, स्क्वायर प्लेनर शेप का है। जी हां, सही जवाब। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, दरअसल ICl3 जो होता है ना उसको आप ऐसे समझ सकते हैं वो टी शेप का होता है और वो डाइमराइज हो रहा है। पहली बात तो इसके डाइमराइज होने की वजह क्या है?
इसके डाइमराइज होने की वजह है दरअसल ये इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, ये रिपल्सन इसके डाइमराइज होने की वजह है, पहली बात। और दूसरी बात इसके डाइमराइज होने की वजह है ये एक sp3d सिस्टम है, और sp3d सिस्टम उतने स्टेबल नहीं होते जितने sp3 और sp3d2 होते हैं। उसकी वजह आप जानते ही हो, इनमें ये बॉन्ड वीकर होते हैं और इसलिए उतने स्टेबल सिस्टम होते नहीं है। और वो कहानी तो टीबीपी में आपने भली बात ही पढ़ी है, इसके वीकर होने की कहानी, फलाना ढिमकाना। इसीलिए ICL3 दरअसल डाइमराइज कर जाता है। डाइमराइज करने से इसको फायदा क्या होगा? डाइमराइज करने से इसको गजब फायदा ये होगा कि ये पहली बात तो sp3d से sp3d2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और टीबीपी शेप से ऑक्टाहेड्रल शेप, और सॉरी टीबीपी ज्योमेट्री से ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, और टी शेप से स्क्वायर प्लेनर शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। दोनों लोन पेयर इधर चले जाएंगे। लोन पेयर जब इधर जाएंगे तो यहां इनके बीच 120 डिग्री एंगल था, उससे थोड़ा ज्यादा मतलब, तो रिपल्सन हाई था, और ऐसा करके ये दोनों 180 पर चले गए, और 180 पर जाके मिनिमाइजेशन ऑफ रिपल्सन हो गया। मिनिमाइजेशन ऑफ रिपल्सन, रिपल्सन दरअसल मिनिमाइज हो गया, और उस वजह से 180 पर आराम से चंगे में ये दोनों रहेंगे। इसीलिए पूरी की पूरी ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर हो जाएगी, शेप स्क्वायर प्लेनर हो जाएगी। ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल अराउंड आयोडीन, अराउंड आयोडीन ज्योमेट्री विल बी ऑक्टाहेड्रल। तो आयोडीन के अराउंड sp3d से ये sp3d2 बन गए डेफिनेटली। जब जब ब्रिज बॉन्डिंग है एक और ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करने लगता है तो 100% ये टी शेप से स्क्वायर प्लेनर शेप में कन्वर्ट हो गए, या टीबीपी ज्योमेट्री से ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में कन्वर्ट हो गए। एंड हाइब्रिडेशन चेंजेस फ्रॉम sp3d2 sp3d2 sp3d से लेके sp3d2 बन गया अराउंड आयोडीन एटम, आयोडीन एटम के अराउंड। अब इसमें बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 1, इस मॉलिक्यूल के अंदर अगर हम इस मॉलिक्यूल को लें Cl 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 तो ये प्लेनर मॉलिक्यूल है। पहला सवाल तो यही होता है इसकी प्लेनरिटी नॉन प्लेनरिटी पे। दूसरा सवाल होता है इसके हाइब्रिडाइजेशन पे। ऑफ कोर्स अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की, तो आयोडीन का हाइब्रिडाइजेशन की अगर चर्चा करें तो आयोडीन sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड है विद 2 लॉन पेयर्स, कोई दो राय नहीं। और अगर क्लोरीन के हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो ऑफ कोर्स आपको पता ही है 2 sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएंगे यहां पर, यू नो इट वेरी वेल। बोलो बेटा जी, 2 sp3 यहां पर इस तरह से करने लगेंगे। सो क्लोरीन विल बी, जो सेंट्रल क्लोरीन है दैट विल बी बेसिकली sp3 हाइब्रिडाइज्ड। सो 2 तरह के हाइब्रिडाइज्ड एटम इसमें मौजूद हैं, आयोडीन दैट इज sp3d2, एंड क्लोरीन जो सेंट्रल है, ब्रिज क्लोरीन है, ब्रिज्ड क्लोरीन है, दैट ब्रिज क्लोरीन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। सो बेसिकली हुआ ये sp3d हाइब्रिडाइजेशन आयोडीन से एटम से चेंज होके sp3 और sp3d2 में कन्वर्ट हो गया। दिस इज कॉल्ड डिस्प्रोपोर्शनेशन इन हाइब्रिडाइजेशन। इसको हाइब्रिडाइजेशन में डिस्प्रोपोर्शनेशन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड डिस्प्रोपोर्शनेशन इन हाइब्रिडाइजेशन। दैट्स व्हाई इस ब्रिज बॉन्डिंग में जो ओवरलैपिंग है वो ओवरलैपिंग कौन सी है? अगर आपसे कोई ओवरलैपिंग पूछे कि इस ब्रिज बॉन्डिंग में जो ओवरलैपिंग हुई है वो ओवरलैपिंग कौन सी ओवरलैपिंग है, अगर इस ब्रिज बॉन्डिंग में या तो 2 लोन पेयर हैं आपकी, कौन सी ओवरलैपिंग है अगर इस ब्रिज बॉन्डिंग के अलोंग पूछा जाए तो ये जो ओवरलैपिंग है, दिस इज, पहली बात तो ब्रिज बॉन्डिंग तो भले ही होगी लेकिन फिर भी ये नॉर्मल 2 सेंटर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, एंड दिस ओवरलैपिंग विल बी, ये बॉन्ड अलग है, ये बॉन्ड अलग है, कंप्लीटली हम लोग ये जानते हैं 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, और ये भी 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। एक तरह से ब्रिजिंग जरूर हो रही है पर 2 अलग अलग 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, sp3d2 ऑर्बिटल और sp3 ऑर्बिटल। सो ओवरलैपिंग इज sp3d2 sp3 ओवरलैपिंग। You got it, sp3d2 sp3 ओवरलैपिंग, राइट। इसी की जगह अगर AlCl3 की चर्चा करते तो दिस इज ऑल्सो sp3, क्लोरीन का भी sp3, उसका भी sp3, राइट, उसका भी sp3, एंड देन द नेक्स्ट अदर जो क्लोरीन है उसका भी sp3 एटम होता। सो दिस 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, इस 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की ओवरलैपिंग विल बी sp3 ओवरलैपिंग, राइट, sp3 ओवरलैपिंग। कई लोग इसको sp3 बोलते हैं, वो बेवकूफ बना रहा है, वो उसको 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन मान रहा है, ऐसा होता नहीं है ये। एंड दिस इज ऑल्सो sp3, ये दोनों डिफरेंट बॉन्ड है, इट इज डिफरेंट बॉन्ड। मैंने कल बताया था 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, दिस इज 2 सेंटर, 2 अलग अलग बॉन्ड्स हैं, वो ये भी 2 अलग अलग बॉन्ड्स हैं, ये कोई 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड सिस्टम है नहीं। कर दीजिए, तो दिस इज द स्टोरी ऑफ डाइमर ऑफ ICL3।
वो डिलीट करनी। डाइमर ऑफ बेसिकली ICl3 का डाइमर है। ठीक हो गया सवाल। ये वाली इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन वाली चीज हमको समझ में आ ही गई थी। ये Al2CH3 का ऑल्ट्राइस, ये एक्चुअली 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की स्टोरी है। इसकी पिक्चर आपको सामने दिखाई है मॉलिक्यूल की। बॉन्ड एंगल आप याद रखना इसमें, और इसको B2S6 के साथ कंपैरिजन में बॉन्ड एंगल भी आप याद रखना प्लीज। थोड़ा सा बॉन्ड एंगल कंपैरिजन के वक्त याद रखना, ये टर्मिनल और इंटरनल बॉन्ड एंगल्स की ब्रिज और टर्मिनल। यहां पर ये वाला बॉन्ड एंगल 105 डिग्री होता है और ये वाला बॉन्ड एंगल 123 डिग्री होता है। सो ये चीज याद रखना। पहले 97 डिग्री था ये वाला बॉन्ड एंगल, और ये वाला जो बॉन्ड एंगल है वो 75 डिग्री बॉन्ड एंगल है। 75 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है ये वाला बॉन्ड एंगल। ठीक है, ये चीज थोड़ी सी आप Al2CH3 का होल 6 में पता रखना उसका कंपैरिजन। ये BeCl2 का पॉलीमर है, देखो इस तरीके का। sp3 मैंने कल बताया था आपको BeCl2 का पॉलीमर है। दिस इज BeCl2 का पॉलीमर sp3। इस तरह का BeCl2 का पॉलीमर बनता है आपका, राइट इस तरह का BeCl2 का पॉलीमर है। ये AlF3 का पॉलीमर है, कल हमने देख चुके थे इसको। ये BHB हो ही चुका, ये कल भी हो चुका। और इस स्टोरी से आगे बढ़ जाते हैं। ये तो फिर नेट वाली बात आ गई, प्योर नेट वाली, है ना। अब एक कुछ प्रश्नों पे हमारा जवाब है ना। प्रश्न कुछ हमारे सामने है, उन प्रश्नों को देखते हैं। पहला, वो सुना ना आपने, क्यों चलती है पवन वैसे, क्यों मरकरी है तरल। वाह, क्यों मरकरी है तरल। तरल तरल बोले तो लिक्विड, क्यों है मरकरी तरल। कुछ प्रश्न हैं जो करने हैं। दूसरा सवाल, क्यों Hg नहीं सरल। ये Hg बॉन्ड है, ये सरल क्यों नहीं है। सरल से मेरा मतलब जैसे AU बनते हैं, Ag बनते हैं, वैसे ये Hg नहीं बनता। क्यों नहीं बनता ये क्यों नहीं बनता, वाई। क्यों मरकरी है तरल, क्यों Hg नहीं सरल। और भी कुछ प्रश्न है, प्रश्न कुछ और है। क्यों Hg हो बॉन्ड है वीक। क्या कारण है कि HgO बॉन्ड जो है वो कमजोर होते हैं। और भी कुछ प्रश्न है हमारे, प्रश्न और हैं। क्या कारण है कि बिस्मथ, थैलियम, लेड ये अपनी मैक्सिमम -2 ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि इन ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल है। क्या कारण है। इन सब प्रश्नों के जो कारण है वो कहीं ना कहीं एक ही तरफ छुपे हुए हैं, एक ही बात की ओर इशारा करते हैं। मरकरी क्यों है तरल, वाह। मरकरी क्यों नहीं बनाती बॉन्ड सरल, वाह। मरकरी के बाकी बॉन्ड क्यों है मरल। मरल से मेरा मतलब कमजोर क्यों है। बाकी बॉन्ड क्यों है मरल, बाकी बॉन्ड्स क्यों है मरल मरकरी के। और चौथा प्रश्न, इस प्रकार के आयन क्यों पाए जाते हैं हर कहीं हरदम। ऐसे आयन ये स्टेबल कैसे हैं। इन सभी प्रश्नों का जवाब एक कॉन्सेप्ट में छुपा हुआ है। उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं रिलेटिविस्टिक इफेक्ट। और उस रिलेटिविस्टिक इफेक्ट से ही एक फिनोमिनन जन्म लेता है। उस फिनोमिनन को बोलते हैं हम इनर्ट पेयर इफेक्ट। देखते हैं ये क्या बला है, कहां से आई ये चीज, कैसे आई ये चीज। इन सारे प्रश्नों के जवाब इस चीज से जो निकल गए हैं, ये चीज दरअसल है क्या। आइए आपको मैं कुछ बातें समझाता हूं।
ये है हमारी प्यारी सी पीरियोडिक टेबल, है ना, बचपन से आपने पढ़ी होगी। मैंने भी कहीं से टीप टाप के इसको लिख दिया, बना दिया है कॉपी से कहीं उठा के, किसी इंटरनेट से। ये है हमारी प्यारी सी पीरियोडिक टेबल, बहुत रट्टा चट्टा बट्टा मारा होगा। इस प्यारी सी पीरियोडिक टेबल में कहीं यहां है ये मरकरी, और इसके बाद आते हैं ये 3 एलिमेंट। गजब की बात है, इन चारों एलिमेंटों में एक बहुत ही अजीब टाइप का फिनोमिनन पाया जाता है। पाया तो इनसे बाद वालों में भी जाता है, पर मरकरी में जाके पहली बार वो दिखाई देता है, और वो बिस्मित तक चलता ही रहता है। आगे तो फिर रेडियो एक्टिव है, उनकी चर्चा ना करें, लेकिन मरकरी से शुरू होके, या शुरू तो पहले भी हो जाता है, मरकरी में वो इफेक्टिवली नजर आता है, और मरकरी के बाद उसके इफेक्ट आगे तक चलते रहते हैं। इस इफेक्ट को बोलते हैं रिलेटिविस्टिक इफेक्ट। क्या है ये रिलेटिविस्टिक इफेक्ट? जबरदस्त बात है ये। क्यों मरकरी तरल है, क्यों मरकरी के कंपाउंड इतने सरल हैं, क्यों उसके बॉन्ड इतने मरल हैं, और क्यों उससे आगे आने वाले आयन इतने करल हैं? इन सब के जवाब देगा रे तुमको तुम्हारा ये रिलेटिविस्टिक इफेक्ट। क्या है जवाब देगा, क्या है ये रिलेटिविस्टिक इफेक्ट? हां, ये इक्वेशन तो आपने पढ़ी ही होगी, बहुत बार पढ़ी होगी फिजिक्स में। रिलेटिविस्टिक इक्वेशन आपने, है ना, पढ़ी होगी ना, मास की इक्वेशन। किसी भी माइक्रो पार्टिकल्स का जो मास है वो उनकी स्पीड पर डिपेंड करता है, और जब तक उनकी वेलोसिटीज लाइट की स्पीड से कम रहती है तब तक कोई तकलीफ नहीं है। उनका जो मास है वो जितना मास है उतना ही बना रहता है। पर जैसे ही किसी पार्टिकल की स्पीड्स लाइट की स्पीड से कंपेरेबल आने लगती है तो उनके मास अचानक से बढ़ने लगते हैं। इस इक्वेशन को आपने पढ़ा होगा, रिलेटिविस्टिक इक्वेशन को जरूर पढ़ा होगा। और मरकरी में जाके क्या होता है, हेवियर एलिमेंट में जाके क्या होता है कि जो इनरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हेवियर एलिमेंट जिनमें बहुत सारे 70-80 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उनमें जो इनरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सबसे अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो जितने न्यूक्लियस के पास जाते हैं उतने स्पीड अप कर जाते हैं, तेज फटाक से भागने लगते हैं, उनकी वेलोसिटीज बहुत तेज बढ़ जाती है। और मरकरी में जाके जो उसके वनेस इलेक्ट्रॉन है उनकी स्पीड इतनी ज्यादा हो जाती है, उनकी वेलोसिटीज इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो स्पीड ऑफ लाइट के लगभग आधे, अप्रोक्सीमेटली आधी स्पीड के हो जाते हैं। और अगर ऐसा हुआ खेल में, तो फिर होगा क्या, उनका जो मास है वो बढ़ जाएगा, और मरकरी में उसके इलेक्ट्रॉनों का मास लगभग 20% बढ़ जाता है। और अगर इतना मास बढ़ेगा तो रिजल्ट उसकी रेडियाई पे पड़ेगा और उसके ऑर्बिटल्स कॉन्ट्रैक्ट होने लगेंगे। गजब हो गया, जितना वो तेज दौड़ेगा उतना ऑर्बिटल्स कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं। इसीलिए हायर एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स में अप्रोक्सीमेटली 70 एटॉमिक नंबर के बाद ये खेला शुरू हो जाता है, लेकिन मरकरी में जाके खेला इफेक्टिवली नजर आने लगता है। और इस खेले की वजह से मरकरी के जो ns और np, या उनके जो ns और np ऑर्बिटल्स हैं, वो ऑर्बिटल्स कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं, और बदले में उनके nd और nf ऑर्बिटल है वो एक्सपांड होने लगते हैं। पहली बात ध्यान रहे, रिलेटिविस्टिक इफेक्ट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Z² के। यही रीजन है कि लोअर एटॉमिक नंबर में कम होता है, हायर एटॉमिक नंबर में उसके स्क्वायर से बढ़ता है, इसलिए हायर एटॉमिक नंबर्स में तेजी से डोमिनेट करने लगता है और इसके इफेक्ट्स सामने आने लगते हैं। बहुत तेजी से इंक्रीज होता है, Z² के प्रोपोर्शनल बहुत तेजी से इंक्रीज होता है। और होता क्या है रिलेटिविस्टिक इफेक्ट में, ये तो जाने क्या क्या लिखा हुआ है, हाँ मैं आपको बताता हूं इसको, छोड़िए थ्योरी को। होता क्या है, हायर एटम्स के अंदर उनके जो ns और np ऑर्बिटल्स हैं, वो तो टाइम बचाने के लिए पीपीटी बनाता, पर वो तो पीपीटी भी ऐसी एक वापस ही टाइम लग जाता है। ns और np जो ऑर्बिटल्स हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है,
और एनडी रिजल्ट में एनडी और एनएफ जो ऑर्बिटल्स हैं उनमें एक्सपांशन होने लगता है। कहानी इससे ये होती है कि ये आउटर मोस्ट ऑर्बिटल होते हैं, वो इनर ऑर्बिटल्स होते हैं, और ये जो आउटर ऑर्बिटल्स हैं जब ये कॉन्ट्रैक्ट होने लगेंगे, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होने लगेंगे, साइज घटने लगेगी, तो पूरे एटम की ही साइज डिक्रीज होने लगती है। इसी वजह से जो हॉफनियम और जो वो वाला पूरा मरकरी की कर परिवार है उसकी जो साइज है उनमें डिक्रीज आने की एक वजह तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है, वो तो हॉफनियम तक खत्म हो गया। एक वजह तो कॉन्ट्रैक्शन है लेंथेनाइड, वो तो खत्म हो गया। एक बड़ी वजह रिलेटिविस्टिक इफेक्ट है, और उस रिलेटिविस्टिक इफेक्ट की वजह से एनएस और एनपी, जो बाहर वाले एनएस और एनपी हैं, उनका साइज घट जाएगा तो न्यूक्लियस के पास चले जाएंगे, और ओवरऑल न्यूक्लियस का अट्रैक्शन उन पर बढ़ जाएगा। ये है स्टोरी। ऐसा क्यों होता है बता दिया महक अग्रवाल, ऐसा क्योंकि वो वेलोसिटी बढ़ रही है। सारा खेल रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी का है, और उसकी वजह से ये रिलेटिविस्टिक इफेक्ट काम करने लगता है। अच्छा, इस रिलेटिविस्टिक इफेक्ट का इफेक्ट क्या आता है, इसका कंसीक्वेंस क्या आता है? इस रिलेटिविस्टिक इफेक्ट की वजह से इसका गजब इफेक्ट देखने को मिलता है थैलियम में, लेड में और बिस्मथ में। और ये जो इफेक्ट देखने को मिलता है इनमें, उसको बोलते हैं हम इनर्ट पेयर इफेक्ट। दैट इफेक्ट इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या बला है, आइए मैं आपको समझा देता हूं। सो आई एम एक्सप्लेनिंग यू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। यहां पर बोरोन वोरन कॉन्फिगरेशन लिखे ना? नहीं लिखे, कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूं। अगर बोरोन का कॉन्फिगरेशन लिखे तो 2s2 2p1 हो गया आपका। अगर एल्यूमिनियम का कॉन्फिगरेशन लिखे तो 3s2 3p1 हो गया आपका। अगर गैलियम का लिखे तो 3d10 4s2 4p1 हो गया आपका। अगर इंडियम का लिखें तो 4d10 5s2 5p1 हो गया आपका। अगर थैलियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, और इससे जस्ट पहले होता है मरकरी, जस्ट पहले, जहां रिलेटिविस्टिक इफेक्ट बहुत बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग दिखाई देता है, तो होगा क्या, इनका जो 4f14 5d10 6s2 6p1 है, इस पर होगा ये फाइनली, ये जो ऑर्बिटल्स है s और p, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो नियर टू द न्यूक्लियस जाएंगे, और अगर नियर टू द न्यूक्लियस, इसमें रोल दोनों है, एक तो इनकी पुअर शील्डिंग का भी रोल है, इनकी पुअर शील्डिंग का रोल, वो तो आप लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में समझते ही हो। एक तो इनकी पुअर शील्डिंग का रोल है, वो तो है ही है। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट रोल है वो है दरअसल वो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट का। अंदर वाले जो एस है वो बरिड हो गए, साइज बहुत छोटी हो गई इनकी, सारा ओवरऑल एटम आपका कॉन्ट्रैक्ट होने लगा तो इन एस पर इस न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और अगर इस एस पर इन न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो ये जो एस इलेक्ट्रॉन है, रुक जाइए, ये जो एस इलेक्ट्रॉन है, दरअसल ये एस इलेक्ट्रॉनों को प्रमोट करना, यानी कि पी के अंदर भेजना और इनको निकाल के बाहर फेंकना, आयोनाइज करना और प्रमोट करना, दोनों ही मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए ये एस में पड़ा हुआ पेयर एज ए पेयर ही रह जाएगा, इसको प्रमोट नहीं कर पाएंगे। न्यूक्लियस ने उसको एकदम दांतों से भींच के पकड़ लिया है, जबरदस्त पकड़ लिया है, और इसीलिए ये पेयर रिएक्ट नहीं करेगा। अगर आप इसको अनपेयर नहीं करेंगे तो बॉन्ड नहीं बनाएगा, अगर आप इसको एक्साइट नहीं करेंगे तो बॉन्ड नहीं बनाएगा, आयोनाइज नहीं करेंगे तो बॉन्ड नहीं बनाएगा, और इसका आयोनाइज करना होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए ये पेयर एक नॉन रिएक्टिव पेयर की तरह काम करने लगेगा, और इस नॉन रिएक्टिव पेयर को ही हम कहने लगेंगे इनर्ट पेयर, और इस इफेक्ट को बोलेंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट। सो रिलेटिविस्टिक से कहानी शुरू हुई थी, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और रिलेटिविस्टिक सारी कहानी कह के हम लोग यहां तक पहुंचे कि इनके जो एनएस इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये कहानी थैलियम में तगड़ी होगी, ऊपर वालों में नहीं होगी, बिकॉज वहां रिलेटिविस्टिक इफेक्ट इतना डोमिनेटिंग नहीं है। थैलियम में कहानी तगड़ी होगी,
इसीलिए थैलियम में ऐसा होने लगता। और कमाल तो बात है, ये तो छोड़ ही दो, एस पे ही नहीं, कॉन्ट्रैक्शन पी का भी होता है। इसीलिए जब हम थैलियम, लेड और बिस्मथ पे जाते हैं तो बिस्मथ पे तो एक और अजीब कहानी, एक गजब की कहानी देखने को मिलती है। बिस्मथ पे तो एक अजीब ही कहानी देखने को मिलती है। अजीब ये कि इसका कॉन्फ़िगरेशन है 6s2 6p3, राइट। 6p3 np3 वाले, ये किस फैमिली के हैं? बोरोन परिवार के, ये कार्बन परिवार के, नाइट्रोजन फैमिली के, ठीक है। बहुत कमाल की बात है। तो इनमें तो एक अजीब ही कहानी को देखने को मिलती है। अजीब कहानी ये देखने को मिलती है, ना केवल ये जो इनर्ट पेयर काम करता है, ये तो इनर्ट पेयर की तरह है ही, ये तो इनर्ट पेयर की तरह है ही। इसीलिए बिस्मथ नॉर्मली इन तीनों ही इलेक्ट्रॉनों को यूज करता है बॉन्डिंग में, इसलिए या आयोनाइज करने के लिए बिस्मथ 3 बनाता है। बल्कि गजब की बात यह है, उस इनर्ट पेयर का इफेक्ट इतना पड़ता है इसमें कि वो इसको भी एज ए इनर्ट काम करने लगता है। और बिस्मथ केवल और केवल इसकी अगर एक और आप लेंगे माइक्रोस्टेट, अभी तो मैं आपको पढ़ा देता हूं, इसकी एक माइक्रोस्टेट आप ये बना सकते हैं, ये वाली, इसकी एक माइक्रोस्टेट आप ये वाली बना सकते हैं। होगा क्या, इस पी का भी इलेक्ट्रॉन है जो पेयर काम करने लगता है कभी कभार, और इसीलिए बिस्मथ +1 के कंपाउंड, एक्सेप्शनली बात है। मतलब 3 तक तो ठीक ही था, चलो 3 तक तो मतलब ये हुआ कि आपने ये यूज नहीं किया, बट +1 तक के कंपाउंड बना रहा है बिस्मथ, यार कमाल ही हो गया। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ओह बेमिसाल बात है। +1 के बनाने से ये इंडिकेट होता है कि ऐसी नहीं, पी पर भी न्यूक्लियस का कंट्रोल काफी ज्यादा है, पी पर भी न्यूक्लियस का होल्ड काफी ज्यादा है। ये स्टोरी आपको सिखाती है कि जो खेल मरकरी से खेला गया, जो खेल मरकरी से शुरू हुआ, वो अंत में जाते जाते बिस्मथ तक खेल चलता है, और इसके प्रभाव अजीब होंगे। इट मींस इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब क्या हुआ? इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब हुआ थैलियम, लेड और बिस्मथ के अंदर इनका जो 6s2 पेयर है वो एज ए इनर्ट पेयर की तरह काम करेगा, एज ए इनर्ट पेयर की तरह बिहेव करेगा। कहने का मतलब है ये रिएक्ट नहीं करेगा, ना ये आयोनाइज होगा और ना ही एक्साइट होगा, एज ए इनर्ट पेयर की तरफ काम करने लगेंगे। ये मुश्किल से आयोनाइज होंगे, एज ए इनर्ट पेयर की तरह काम करेंगे, और केवल इनका जो पी है ना वही रिएक्टिव पेयर बच जाएगा। इनका जो पी है ना वही रिएक्टिव पेयर बच जाएगा, इनका जो पी है ना वही रिएक्टिव पेयर बच जाएगा। इट मींस इनके अंदर 6s एज ए इनर्ट ऑर्बिटल, इनर्ट इलेक्ट्रॉन काम करता है, और इनका जो 6p है वही एज ए रिएक्टिव ऑर्बिटल या एज ए रिएक्टिव सेट ऑफ ऑर्बिटल या एज ए रिएक्टिव सबसेल काम करने लगती है। सो आई थिंक आप इनर्ट पेयर इफेक्ट तो समझ चुके हो। कहानी शुरू हुई थी आपकी रिलेटिविस्टिक इफेक्ट से, खत्म हुई है इनर्ट पेयर इफेक्ट पे। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। क्लियरली बोल दीजिए, समझ में अगर आ गई है तो बोल दीजिए क्लियरली। हां, बिस्मथ कभी कभी +1 भी दिखाता है सुमन, कभी कभी मतलब जनरली +1 नहीं दिखाता, कभी कभी बिस्मथ +1 भी दिखाता है। आइए अब जरा समझते हैं इफेक्ट ऑफ या एप्लीकेशन ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या एप्लीकेशंस है इनर्ट पेयर इफेक्ट के? एप्लीकेशंस ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट, आईपीई बोल के चल रहा हूं मैं सीधा सीधा। इनर्ट पेयर इफेक्ट के क्या एप्लीकेशंस है? पहला कहानी है, सबसे इंपॉर्टेंट कहानी, ट्रेंड्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स, और ये काफी इंपॉर्टेंट कहानी है। ट्रेंड्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, नॉर्मली अगर हम बोरोन फैमिली की बात करें, कार्बन या नाइट्रोजन फैमिली की बात करें, और इनके लास्ट एलिमेंटों की बात करें, तो ऊपर वाले एलिमेंट कुछ और गाते हैं और लास्ट एलिमेंट कुछ और गाते हैं। इनके जो ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं, इन तीनों को छोड़ के नॉर्मली उनमें मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट स्टेबल स्टेट होती है उनकी, मोस्ट स्टेबल स्टेट होती है उनकी। बट अगर आप नीचे वाले 3 की बात करने लगेंगे तो इन तीनों में इनकी मैक्सिमम -2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो मोस्ट स्टेबल हो जाएगी,
वो मोस्ट स्टेबल हो जाएगी। मींस अगर बोरोन परिवार की बात करें, अगर बोरोन परिवार की, ब्रिटेन के आलगेले इंडिया में तेल बेचते हैं, अगर इनकी बात करें तो नॉर्मली ऊपर के जो चार हैं इनके लिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होंगी। बट अगर थैलियम की बात करें तो इसकी जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है ये मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। अजीब कहानी है। सेम कहानी कार्बन परिवार की तरफ जाएगी। अगर काशी जी संत प्रभु लेके आए, काशी गए संत प्रभु अगर लेके आएंगे तो उनके जो ऊपर के चार हैं नॉर्मली इनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होंगी, मोर स्टेबल होंगी, ये कह सकते हैं मोर स्टेबल होंगी। मोर स्टेबल कहना चाहिए, मोर स्टेबल होंगी, मोर स्टेबल होंगी। जबकि इस वाले की मैक्सिमम -2, ये 2 कौन सा घटा रहे हैं? इनर्ट पेयर वाला 2 घटा रहे हैं, इनर्ट पेयर वाला 2। यहां ये मैक्सिमम है, यहां ये मैक्सिमम -2, इनर्ट पेयर वाला 2 जो घटा रहे हैं। मैक्सिमम बोले तो +4 इनकी स्टेबल होती है, इनकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल होती है, ज्यादा स्टेबल होती है नॉर्मली इनकी। राइट, इसके कुछ कंसिक्वेंसेस भी देख सकते हैं। सेम स्टोरी नाइट्रोजन परिवार की भी थी। नाना पाटेकर ऐसे सब बिलियन, ये वाली कहानी थी। अगर ऊपर के चार की देखें तो नॉर्मली इनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट बोले तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, मोर स्टेबल। बट अगर बिस्मथ की बात करें तो इसकी मैक्सिमम -2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, यानी कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, दैट इज द मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वो ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। दैट्स इट। ये एक नॉर्मल कहानी थी। इससे पहला ऑक्सीडेशन स्टेट के ट्रेंड्स में फर्क करता है। राइट, आइए इसको समझते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। पहला एग्जांपल, GeX2 जो होते हैं वो लेस स्टेबल हैलाइड हैं, लेस स्टेबल हैलाइड्स हैं और वो डिस्प्रपोर्शनेट कर जाएंगे। अगर आप उनको गर्म करेंगे तो वो GeX4 + Ge के अंदर डिस्प्रपोर्शनेट कर जाते हैं। इसका सीधा सा मतलब है +2 लेस स्टेबल थी, +4 मोर स्टेबल थी, तो +2 से +4 और 0 में चला गया। इट मींस लेस स्टेबल से ये मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट देखने को मिलता है अगर आप PbX4 की बात करें। Pb में X4 लेस स्टेबल होता है और वो PbX2 और X2 में कन्वर्ट हो जाता है। इट मींस बहुत गजब की बात है, इनमें 4 2 में आसानी से कन्वर्ट हो जाती है। इट मींस ये लेस स्टेबल ऑक्सीडेशन हुई स्टेट हुई और ये मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट हुई। मोर स्टेबल, इसमें यहां ये लेस स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट हुई और ये मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट हुई। कहने का मतलब अगर जर्मेनियम के लिए देखा जाए, फॉर Ge जर्मेनियम के लेके देखा जाए तो GeX4 ज्यादा स्टेबल है GeX2 के लिए, बट लेड के लिए देखा जाए तो PbX2 ज्यादा स्टेबल है PbX4 से। अजीब बात है, कुछ बेमिसाल वाली बात है, जबरदस्त वाली। ये इनर्ट पेयर इफेक्ट की ही स्टोरी है। क्या आपको ये वाली बात समझ में आई? बोलो। इसीलिए GeX2 ऑन हीटिंग विल अंडरगो disproportionation while PbX4 on heating will undergo reduction not disproportionation। देखिए इसको भी जरा थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसको भी जरा समझ लेते हैं। अगर आप GeX2 की बात कर रहे हैं, प्लीज इसको समझिए। तो ये Ge+2 + X- की कहानी है। अगर आप PbX4 की बात कर रहे हैं तो दिस इज Pb+4 + X- की कहानी है। हेलो हैलाइड्स जो है वो अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अगर मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इसका मतलब ये इससे नीचे नहीं जा सकते किसी सूरत हाल में। अगर कोई अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उसका मतलब ही है कि वो मोस्ट रिड्यूस्ड स्टेट में है, उससे ज्यादा उसका रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, वो और फर्दर रिड्यूस हो नहीं सकता। इसीलिए अगर ये लेस स्टेबल है
और इसको मोर स्टेबल में जाना हुआ, अगर ये लेस स्टेबल है और अगर इसको मोर स्टेबल में जाना हुआ, मोर स्टेबल में कैसे जाएगा? ऑफ कोर्स ऑक्सीडाइज होके जाएगा। और अगर ये ऑक्सीडाइज होगा तो 100% इन इलेक्ट्रॉनों को लेने के लिए ये हेलोजन तो तैयार है नहीं, बिकॉज ये तो कहेगा हम तो मोस्ट रिड्यूस स्टेट में है, इसलिए ये जब ऑक्सीडाइज होगा तो खुद ये ही रिड्यूस हो जाएगा और इसीलिए यहां रिजल्ट होगा डिस्प्रपोर्शनेशन का। गजब हो गया। इसलिए GeX2 ऑन हीटिंग, GeX2 गर्म करने पर डिस्प्रपोर्शनेट होते हैं। याद रहे, डिस्प्रपोर्शनेट होने की वजह, इनकी कोई इंटरेस्ट नहीं था इस जीरो में जाने का, कतई इंटरेस्ट नहीं था इनका जीरो में जाने का। इनका इंटरेस्ट तो था कि +2 से ये +4 में चले जाए मोर स्टेबल में, परंतु हैलाइड तैयार नहीं था। वो कहता है तू तो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, मैं तो लूंगा ही नहीं, तू तो छोड़ ले, तेरे को छोड़ना है, पर मैं तो X-1 हो चुका हूं, इससे नीचे तो मैं जाता ही नहीं हूं। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट मेरी -1 ही है, और अगर मेरी -1 है तो इससे नीचे और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर नहीं सकता। अगर और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर नहीं सकता तो ऐसी मजबूरी में जब कोई ऑक्सीडाइज होना चाहे और कोई दूसरा वहां रिड्यूस होना नहीं चाहे और किसी की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा हो तो वो इटसेल्फ खुद ही रिड्यूस हो जाता है और किसी की जरूरत ही नहीं पड़ती, और इस तरह की रिएक्शंस को बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन। सो बेसिकली जो GeX2 है वो दिखाता है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अजीब स्टोरी है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। लेकिन लेड में ऐसा नहीं है। लेड को ये अनस्टेबल है, इसका मतलब लेड को रिड्यूस होना है, अनस्टेबल से +2 में जाना है, और हैलाइड्स तैयार रहती हैं इसके लिए, रेडी रहती है। वो कहती है तुझको इलेक्ट्रॉन चाहिए क्या? ले मैं छोड़ देती हूं, मैं इलेक्ट्रॉन दे दूंगी, तेरे को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इलेक्ट्रॉन ही मांगता है, मेरे पास आ, मांग के ले जा। इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन देने को, बिकॉज हैलाइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो हो सकती है, रिड्यूसिंग एजेंट कदापि नहीं हो सकती। सो वहां अगर वो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं हुई तो वो खुद को रिड्यूस होना पड़ा, यहां वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर लेंगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर लेंगी, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेंगी तो उसको रिड्यूस कर देंगी। इसलिए Pb+2x- के साथ +x2 वहां से निकल जाएगा, कन्वर्ट इनटू Pbx2 + x2। ये एक सिंपल रेडॉक्स है, ये डिस्प्रपोर्शनेशन रेडॉक्स नहीं है, ये डिस्प्रपोर्शनेशन रेडॉक्स नहीं है। इसीलिए याद रखना दोनों काम तो वही कर रहे हैं, दोनों अपनी लेस स्टेबल से मोर स्टेबल में जा रहे हैं, दोनों अपनी लेस स्टेबल से मोर स्टेबल में जा रहे हैं जनाब, पर ये खुद से जा रहा है और ये इसको जाने के लिए हैलाइड मौजूद है, हैलाइड मौजूद है इसको जाने के लिए। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, आई थिंक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। इसको जाने के लिए इसको जीरो में जाना पड़ रहा है, इसको जाने के लिए कोई जरूरत नहीं है जाने की, बिकॉज हेलोजन वहां पर ऑक्सीडाइज हो रही है। गॉट इट? समझ में आया पहला आपको कहानी क्लियरली? पहले कहानी समझ में आ गई आपको क्लियरली? आपको पहली कहानी समझ में आ गई, या आपको पहली कहानी समझ में आ गई क्लियरली? रिया हाजरा, मुझे कल बात करना है इस बारे में ना, अब यूट्यूब पे नहीं बता सकते, टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, तो कल बात करना, मैं इस बारे में बताऊंगा आपको। इनॉट पेयर इफेक्ट पी ब्लॉक में क्यों होता है? क्योंकि रिलेटिविस्टिक मरकरी से चालू होता है दिखना, उसके बाद पी ब्लॉक ही आता है पप्पू। जो पूछ रहा है पी ब्लॉक में क्यों होता है, क्योंकि मरकरी के बाद पी ब्लॉक ही आता है। पीरियोडिक टेबल पढ़ के देखो, उसके तुरंत बाद पीरियोडिक टेबल में मरकरी के बाद वही आता है। समझ में आया इनट पेयर इफेक्ट का मतलब? 99829 15431 मेरा नंबर सबको पता है, एवरीबडी नोज। ठीक है, और क्या है? दूसरा एप्लीकेशन है स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स। कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी की बात करें, अगर हम कार्बन फैमिली के ऑक्साइड्स की बात करें, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स, अगर हम ऑक्साइड्स की स्टेबिलिटी की बात करें, और अगर आपसे पूछे कोई SNO और PbO
या जीईओ और पीबीओ? तो जीईओ से ज्यादा स्टेबल होगा GeO2 डेफिनेटली, जबकि पीबीओ ज्यादा स्टेबल होगा PbO2 से। बताने की मुझे कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक वैसे ही CO2 ज्यादा स्टेबल हो गई कार्बन मोनोऑक्साइड से। बताने के लिए मुझे कोई ज्यादा बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। DU इज बेटर, DU। अब मिडल टीयर तो क्या बात है, मुझे क्या पता। सौम्यदीप डे अजीब अजीब सवाल पूछते, पढ़ाई लिखाई करते नहीं है, अजीब अजीब सवाल पूछते हैं ये, अजीब अजीब। मतलब क्या क्वेश्चन पूछते हैं जाके। मिडल IIT का कंपैरिजन DU से करे, फलाना बकवास करवा लो मतलब। हाँ ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स की चर्चा कर ली। अब एक छोटी सी चीज समझने की कोशिश करते हैं, बहुत छोटी सी चीज है, समझिए प्लीज इसको, प्लीज समझिए इसको। छोटी सी चीज है, बोर्ड पर देखिए सब लोग, बोर्ड पर देखिए सब लोग, छोटी सी चीज है। लेड+4 अनस्टेबल है, ठीक है, इसलिए जो PbI4 है ये अनस्टेबल है और ये डिकम्पोज हो जाएगा PbI2 + I2 में। कोई दो राय वाली बात नहीं है, ठीक है। यस, लेस स्टेबल है, डिकम्पोज हो जाएगा उसके अंदर, ठीक है, ओके। बट बताओ PbF4 स्टेबल क्यों है, जबकि लेड तो +4 में स्टेबल नहीं है, ये तो इसकी तो +4 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, फिर ये स्टेबल क्यों है? उसकी वजह है, अगर ये जाना चाहे PbF2 + F2 में, तो आपको पता है फ्लोराइड जो है F- जो है उसका ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी, यानी कि वो बहुत बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, नॉट ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट। नोट कर लीजिए, वो बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, इसलिए ये आसानी से डिकम्पोज नहीं होता। नोट कर लो, आयोडाइड बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है, इसलिए आसानी से डिकम्पोज हो जाता है, बिकॉज आयोडाइड आसानी से उसको रिड्यूस कर देती है। यही रीजन है कि I- जो है इज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट, एक बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है, बिकॉज ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। यही वजह है जब इसके साथ लेस स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट आती है, तो फिर वो जो कंपाउंड है वो लेस स्टेबल कंपाउंड बन जाते हैं, वो लेस स्टेबल कंपाउंड बन जाते हैं और वो कंपाउंड डिकम्पोज हो जाते हैं, टूट जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं इजीली। ये आयोडाइड की खास बात है। फॉर एग्जाम्पल, अगर BiI5 की बात करें एग्जिस्ट नहीं करता, FeI3 की बात करें एग्जिस्ट नहीं करता, PbI4 की बात करें अनस्टेबल है, ये सब अनस्टेबल है, ये सबके सब अनस्टेबल है, क्योंकि ये BiI3 में टूट जाएगा, रिड्यूस कर देगा, बहुत बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है। ये FeI2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये PbI2 में कन्वर्ट हो जाएगा टूट के, बढ़िया, +I2 निकल जाएगी। ठीक कहानी HgI2 की भी यही है, ये भी स्टेबल नहीं होता और कन्वर्ट हो जाता है Hg2I2 के अंदर। Hg2I2 के मतलब ये भी फर्दर रिड्यूस हो जाएगा। सेम स्टोरी CuI2 की है और ये भी Cu2I2 में बदल जाएगा। आयोडीन की खास बात है, बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से, गुड रिड्यूसिंग एजेंट की है, इसीलिए जो कम स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड्स हैं, जब जब ये इनके संपर्क में आएंगे, ये उसको टिका देंगे, रिड्यूस कर देंगे और निपटा देंगे फाइल उसकी। राइट? क्यों? क्योंकि यहां बिस्मिथ +5 था, वो उतना स्टेबल नहीं है, या Fe+3 था, वो कम स्टेबल है, बेसिकली उसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है बहुत। बिस्मिथ +5 था, यहां लेड +4 था, उतना स्टेबल नहीं, आसानी से हो जाएगा। Hg2+ था और कॉपर 2+ था। ये सारी बात आप समझ गए होंगे। सो ये कहानी थी कंपाउंड्स, हैलाइड्स, ऑक्साइड्स और उनकी स्टेबिलिटी की। कंपाउंड्स, हैलाइड्स, ऑक्साइड्स और उनकी स्टेबिलिटी की, ठीक है। अच्छा, अब एक थैलियम वाली फैमिली को जरा समझते हैं।
Tl+3 अनस्टेबल है, ठीक है, अनस्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है ये, तो फिर Tli3 कैसे एग्जिस्ट करता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अगर गैलियम की बात करें तो इसकी +3 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो फिर ये GaBr2 कैसे बनाता है, कैसे बनाइए, ये कैसे कंपाउंड बने, इस टाइप के कंपाउंड +2 में कैसे बन रहे हैं ये, दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, TlCl3 एग्जिस्ट करता है और Tli3 एग्जिस्ट करता है, क्या ये दोनों सेम टाइप के कंपाउंड है, क्या ये दोनों सेम टाइप के कंपाउंड है? जनता जानना चाहती है ये 3 सवालों के जवाब। पहला सवाल Tli3 से है। फर्स्ट क्वेश्चन है Tli3 कैसे, भाई PbI4 एग्जिस्ट नहीं किया, अनस्टेबल था, BiI5 एग्जिस्ट नहीं किया, लेकिन Tli3 कर गया, कैसे, कैसे प्रश्न है, कैसे कैसे कर गया ये एग्जिस्ट, कैसे कर जाते हैं इस तरह के लोग एग्जिस्ट, पहला को प्रश्न है। दूसरा, बोरोन फैमिली में नॉर्मली या तो +3 पाई जाएगी या तो +1, तो ये +2 के कंपाउंड कैसे आ गए, ये GaBr2 कहां से आ गए, GaCl2 इस टाइप के कंपाउंड कहां से आ गए। और तीसरा, TlCl3 वर्सेस Tli3, क्या दोनों एक ही तरह के कंपाउंड हैं, और क्या है थेलियम की ऑक्सीडेशन स्टेट इनमें। आइए इन तीनों प्रश्नों के जवाब मैं 1 बाय 1 देने का प्रयास करता हूं इनर्ट पेयर इफेक्ट से। पहला प्रश्न तो यह है, Tli3 एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि वहां पे थेलियम की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है ही नहीं। दरअसल ये एनालॉगस है CgMi3 या Ki3 का, इस तरह के कंपाउंडों का दरअसल ये एनालॉगस है। दरअसल इसमें थेलियम +1 में ही है, I3- है, थेलियम तो +1 में ही है, I3- है। इट मींस इसमें थेलियम की ऑक्सीडेशन स्टेट तो वही है जो उसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, बट I3- की फॉर्म में मौजूद है, जो आप जानते ही हो 3 लोन पेयर के साथ sp3 डिहाइब्रिडेशन का केस होगा और एक लीनियर टाइप का शेप रखेगा। इट मींस Tli3 एक आयनिक कंपाउंड है जिसमें Tl+ I3- की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। पहले सवाल का जवाब हमको मिल गया कि ये Tl+3 का है ही नहीं, दरअसल इट्स नॉट Tl+3 कंपाउंड। बहुत बढ़िया, पहला सवाल का जवाब हमको मिल चुका है, ठीक है। दूसरे प्रश्न का सवाल का जवाब चाहिए हमको। दूसरे प्रश्न का जवाब चाहिए हमको। दूसरा प्रश्न है, ये GaBr2 किस तरह से गैलियम के X2 कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। दरअसल ऐसा इसलिए है बिकॉज इसमें +2 दिखाई दे रही है, पर सच में ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है नहीं। इस तरह के कंपाउंड दरअसल GaBr4 इस टाइप से एग्जिस्ट करते हैं और इनमें गैलियम की +1 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। इट मींस ये मिक्स्ड हैलाइड्स हैं, इनको कह सकते हैं मिक्स्ड हैलाइड्स, जिनको आप GaX + GaX3 कह सकते हो। तो नोट कर लीजिए, ये दरअसल प्योर हैलाइड नहीं है, ये मिक्स्ड हैलाइड है जिसमें Ga+1 और +1 में तो हो सकता है, यस, कम स्टेबल होगी इनकी, थेलियम की ज्यादा, पर बना तो सकते हैं, और ये +3। सो गैलियम के जितने भी कंपाउंड हैं वो +1 और +3 के मिक्सचर होंगे, अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखे, बिकॉज +2 तो वहां कभी एग्जिस्ट करेगी ही नहीं। सो ये इस कंपाउंड का सिंपलेस्ट फॉर्मूला है, इसको Ga2X4 लिखेंगे, जिसको सिंपल फॉर्म में GaX2 लिख सकते हैं आपको। इट मींस गैलियम के जब जब कंपाउंड आए, हमेशा ध्यान रखना उसकी हैलाइड्स में स्पेशली वो मिक्सचर ऑफ हैलाइड्स बनाता है। मिक्सचर ऑफ हैलाइड्स का मतलब +1 के हैलाइड भी बनाता है और +3 के हैलाइड भी बनाता है, और दोनों हैलाइड आपस में रिएक्ट करके इस तरह के मिक्स्ड हैलाइड्स बनाते हैं। ये ठीक वैसे ही है समवॉट जैसे कुछ ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स मिक्स ऑक्साइड बन के स्पिनल्स वगैरह बनाते हैं, एग्जैक्टली लाइक दैट। ये कुछ कुछ वैसा ही नजर आता है।
एक्चुअल में GeX2 की पिक्चर क्या रही होगी? एक्चुअल GeX2 की पिक्चर रही होगी कि गैलियम का +1 में हैलाइड होगा और गैलियम का +3 में हैलाइड होगा। एक्चुअली ये कोवेलेंट हैलाइड रहा होगा, ये कोवेलेंट हैलाइड रहा होगा, ये एक आयोनिक हैलाइड रहा होगा गारंटी से। Ga+1 X-1 बोलो 100%। और ये टूटा होगा, GaX एक आयनिक हैलाइड रहा होगा, टूट गया होगा Ga+X- में। और आपको मालूम ही है बहुत बढ़िया से कि ग्रुप 13 के लोग सदा कटोरा लेके बैठे रहते हैं, कोई आए उनका ऑक्टेट बुरा करे और उनका जीवन बना जाए, और उसी के इंतजार में गैलियम भी था, आया ऑक्टेट पूरा किया, ये आयन बन गया GaX4-। और ये जो GaX4- आयन है, ये Ga+ आयन के साथ कॉम्प्लेक्स बना लिया, दैट्स Ga ब्रैकेट में GaX4। और यही शॉर्ट फॉर्म में क्या रहा, दरअसल इसी को हमने बोला Ga2X4, और उसी को सिंपल फॉर्म में लिख दिया GaX2। मीन्स इट इज ए मिक्स्ड हैलाइड, इट इज ए मिक्स्ड हैलाइड। पहली बात, नंबर 1 इट इज ए मिक्स्ड हैलाइड। नंबर 2, मिक्सचर ऑफ कोवेलेंट प्लस आयोनिक हैलाइड। इट इज ए मिक्सचर ऑफ कोवेलेंट प्लस आयनिक हैलाइड। ये कोवेलेंट और आयनिक हैलाइड का मिक्सचर है दरअसल, मिक्सचर है दरअसल, कोवेलेंट और आयनिक हैलाइड का मिक्सचर है दरअसल। ऐसी है स्टोरी कुछ। लास्ट है, तीसरे सवाल का जवाब जनता जानना चाहती है। थर्ड क्वेश्चन का जवाब जनता जानना चाहती है, ये कैसे हुआ, कैसे हुआ, कैसे हुआ तो इतना जरूरी। अगर हमसे कोई पूछे कि TlI3 कैसा कंपाउंड है और TlCl3 कैसा कंपाउंड है, तो ये थैलियम का एक आयोनिक कंपाउंड है। यस, आयनिक कंपाउंड है थैलियम का। इट्स जस्ट लाइक एल्कली मेटल ट्राइआयोडाइड्स Ki3, सीजियम I3, उनकी तरह है ये। और ये सिंपली TlCl3 इसी फैमिली के लोगों की तरह, जैसे GaCl3 या AlCl3, इनकी तरह एक कोवेलेंट हैलाइड है, एक कोवेलेंट हैलाइड है। और sp2 इसका हाइब्रिडाइजेशन है। It means this is an ionic compound resemble with, this is an ionic compound resemble with, किससे resemble करता है, resemble with alkali metal compounds, या alkali metal compound के साथ resemble करता है, ionic compound है ये। और ये कोवेलेंट कंपाउंड है, रिजेंबल विद इसी के परिवार के साथ, रिजेंबल विद बोरोन फैमिली या ग्रुप 13 के साथ रिजेंबल करता है, इन्हीं के साथ रिजेंबल करता है ये। sp2 प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। तो ये गजब का डिफरेंस है इन दोनों में, कमाल का डिफरेंस है इन दोनों में, बेहतरीन डिफरेंस है इन दोनों में, गजब का डिफरेंस है इन दोनों में। ठीक है, तो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैविंग आयोनिक बॉन्ड्स, इनमें से किस कंपाउंड में आयोनिक बॉन्ड्स मौजूद हैं? ए Al2Cl6, बी Ga2 GaCl2, सी TlI3, डी
GaBr3 किस कंपाउंड में आयोनिक बॉन्ड्स मौजूद हैं या आयोनिक हैलाइड्स मौजूद हैं? इनमें से किस कंपाउंड में आयोनिक बॉन्ड्स मौजूद हैं या आयोनिक हैलाइड्स मौजूद हैं? किसमें है आपको बताना है जरा। आयोनिक हैलाइड्स या आयोनिक बॉन्ड्स किसमें मौजूद है? बिल्कुल सही जवाब, ये तो कोवलेंट कंपाउंड है ब्रिज बॉन्डिंग का, इसीलिए तो डाइमराइज हुआ। इसमें आयनिक मौजूद है Ga प्लस ZaCl4 माइनस, यस इसमें भी आयनिक है, इट इज Tl प्लस I3 माइनस, और ये तो सिंपल कोवलेंट है। सो आंसर इज B and C। आंसर इज B and C। B and C आंसर है इसकी। अब आता है नॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन और उसकी कहानी। नॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, और उसकी स्टोरी। एक्चुअली थैलियम प्लस प्लेड प्लस 2 और Bi+3 का जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, इस तरह के कॉन्फ़िगरेशंस को कहा जाता है, इनके कॉन्फ़िगरेशन को नॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। दिस कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड नॉन इनर्ट गैस। दैट विल बी 4F14 5D10 6S2। ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इसको बोलते हैं नॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। आपको भली बात ही पता है, पहले ही ऐसे इलेक्ट्रॉन हाईली अट्रैक्टेड थे, उसके बाद आपने और उनमें आयन बना दिए तो और ज्यादा अट्रैक्टेड हो गए। ऐसे केस में ये जो है इन पर न्यूक्लियस का कंट्रोल बेहद ज्यादा होगा, इनका जेड इफेक्टिव बहुत हाई होगा, इसलिए नॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन जो होते हैं वो हाईएस्ट पोलराइजिंग पावर होती है इनकी, हाईएस्ट पोलराइजिंग पावर होती है इनकी, गजब की पोलराइजिंग पावर होती है। इसलिए पोलराइजिंग पावर जब फजान रूल में देखते हैं, पोलराइजिंग पावर यही तो चल रहा है, बहुत कमाल के ही तो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस के। अगर पोलराइजिंग पावर का सीक्वेंस हम लोग नॉर्मली देखते हैं तो हम देखते हैं इनर्ट गैस से, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशंस जो होते हैं उनसे सूडो इनर्ट गैस और सूडो से नॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशंस की पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा होती है, काफी ज्यादा। इसीलिए अगर बेरियम +2 की पोलराइजिंग पावर की बात करें, अगर जिंक +2 या कैडमियम +2 की पोलराइजिंग पावर और लेड +2, तो लेड +2 की पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा होगी, बिकॉज ये नॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन का है, ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के हैं, ये सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के लोग हैं। इसका फर्क क्या पड़ेगा, मतलब इससे होगा क्या, इससे बहुत अजीब कहानी होगी। अगर हम थैलियम प्लस की बात करें, अजीब स्टोरी है, अगर हम थैलियम प्लस की बात करें और अगर हम सीजियम प्लस की बात करें और अगर हम Ag+ की बात करें, बहुत कमाल की कहानी है। ये एक इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन की कहानी है IgC, ये एक नॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन की कहानी है NiGC, और एक सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन की कहानी है PiGC। फर्क यह है कुछ मामलों में ये रिजेंबल करते हैं इनसे, कुछ मामलों में ये रिजेंबल करते हैं इनके साथ। किनके साथ? रिजेंबल विद एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन मेटल्स के साथ, बिकॉज ये भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट बनाते हैं और ये भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट बनाते हैं। बट पोलराइजिंग पावर को अगर देखा जाए तो ये मोर रिजेंबल करते हैं Ag+ वालों के साथ, इनके साथ ये रिजेंबल करते हैं, बट इनके साथ तो ये ज्यादा ही रिजेंबल करेंगे, काफी ज्यादा रिजेंबल करेंगे, काफी हद तक रिजेंबलेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इनका रिजेंबलेंस इनसे देखें
तो जैसे CgMI3 बनता है वैसे TlI3 भी बनता है। इसमें Cgm प्लस और I3 माइनस है, इसमें भी थेलियम प्लस और I3 माइनस है। गुड, ये था इनके साथ रिजेंबलेंस। लेकिन अगर इनके मोनो आयंस देखें, मोनो हैलाइड्स की बात करें, जैसे TlF, बहुत ढंग से सुनना इस कहानी को, TlF, TlCl, TlBr या TlI, ये गजब के रिजेंबल करते हैं AgF से लेके AgCl से लेके AgBr से लेके AgI के साथ। गजब रिजेंबलेंस, मतलब काफी गजब रिजेंबलेंस। और रिजेंबलेंस की हद तो ये है कि ये दोनों ही सॉल्यूबल है पानी में, दोनों ही सॉल्यूबल है ठीक ठाक, और बाकी ये जितने भी हैं वो सब स्पेरेंगली सॉल्यूबल है, स्पेरेंगली सॉल्यूबल इन वाटर। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, सवाल किसी भी साल टपक पड़ सकता है, किसी भी साल टपक पड़ सकता है, बिकॉज सॉल्युबिलिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्पेरेंगली सॉल्यूबल है ये वाटर में, स्पेरेंगली सॉल्यूबल है, स्पेरेंगली सॉल्यूबल है। इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन इज मोर सॉल्यूबल और सॉल्यूबल इन वाटर, इन H2O, पानी के अंदर इनमें से ज्यादा सॉल्यूबल या सॉल्यूबल कौन है? TlI, TlCl, TlF और TlBr। याद रखना, ऑलवेज इनकी सॉल्युबिलिटी का आंसर करना है बिल्कुल Ag की तरह, एग्जैक्टली लाइक Ag, एग्जैक्टली लाइक Ag, बिल्कुल Ag की जगह। अरे साथी, कौन सा याद रखना है भाई, काय का याद रखना है? Ag तो बचपन से पढ़े होते हैं हम, Ag तो हम पैदाइशी पढ़े होते हैं, याद क्या रखना है? Ag तो हम जब से पैदा हुए तब से Ag ही पढ़ रहे हैं, और क्या पढ़ रहे हैं? Ag के ही कंपाउंड पढ़ रहे हैं जब से पैदा हुए हैं हम। सो कौन ज्यादा सॉल्यूबल है? बिल्कुल, जब जब सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे, जब जब सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे, सॉल्युबिलिटी किसकी? सॉल्युबिलिटी ऑफ TlX कंपाउंड। जब जब थैलियम के कंपाउंडों की सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे, आप हमेशा उनका रिजेंबलेंस शो करेंगे किसके साथ? लिख लो, AgX कंपाउंडों के साथ, एग्जैक्टली उन्हीं के साथ बताएंगे, उन्हीं के साथ बचाएंगे। तो इन सॉल्युबिलिटी TlX आर मोर रिजेंबल विद AgX, in other halide formation TlX3s are more resemblance TlI3 with the cesium और alkali metal ions। इनके ज्यादा पास हैं, उनके कम पास हैं। वो खत्म हुआ इनर्ट पेयर इफेक्ट, बात खत्म हुई इसकी। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ TL का तो क्या हाइब्रिडाइजेशन बोलना, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ I बोलना चाहिए। आयोडीन का TlI3 में, TL तो बेचारा आयन है, आयोडीन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? एंड दैट इज sp3d, वो मैं आपको बता चुका हूं, दैट इज sp3d। TL का तो क्या बोलेंगे? PbCl4 टूट जाएगा, यस। SnCl2 उल्टा होगा, बिल्कुल। इसीलिए PbCl4 कम स्टेबल है तो रिड्यूस होगा। अगर वो रिड्यूस होगा, अगर उसका रिडक्शन होगा तो वो बिहेव करेगा एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जबकि SnCl2 जो है या GeCl2 जो है, और बढ़िया से बोले तो GeCl2 जो है वो ऑक्सीडाइज होगा GeCl4 में, और अगर इसका ऑक्सीडेशन होगा तो लिख लो ये बिहेव करेगा एज रिड्यूसिंग एजेंट, बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट। बिल्कुल बात वही है। Sn की जगह Ge ज्यादा बेटर रखेंगे। Sn का तो +2 फिर भी ठीक ठाक होता है, Ge का नहीं होता, Ge बेटर रखेंगे इस स्टोरी को। Sn भी रख सकते हैं, Ge और बेटर है, और बेटर है Ge। एक्सप्लेन हो गया क्वेश्चन। Why Bi5 doesn't exist पढ़ा चुका हूं, कोई बचा नहीं। CuI2 पढ़ा चुका हूं,
चूडो पूडो हो चुका है। क्वेश्चन आ गया CSIR नेट 2015, पहला आज की क्लास का सवाल आपके सामने। नेट 2015 फटाक से आंसर कर दीजिए भाई, फटाक से आंसर कर दीजिए भाई, जल्दी से आंसर। ये बात मैंने पीपाई डीपाई में भी पढ़ाई थी। PbR2 और C2R2 दोनों की स्ट्रक्चर्स मैंने पढ़ाई थी। C2R2 प्लेनर होते हैं पर PbR2 प्लेनर नहीं होते, पढ़ाया था मैंने। PbR2 प्लेनर नहीं होते। बताओ बताओ, इनर्ट पेयर इफेक्ट से ही समझा दो यार। डाइमर ऑफ PbR2, डाइमर ऑफ PbR2, एब्सोल्युटली ए इज द आंसर। ये मैंने पढ़ाया भी था, पहले याद करो, याद करो, मैंने पढ़ाया ही था। ओपन बुक टाइप का बताया था आपको, चेयर टाइप का बताया था, चेयर टाइप का मामला। यस ए, ये तो हो ही नहीं सकता, खाली ऑर्बिटलों को ओवरलैप करवा रहा है, हमें पगला बना रहा है क्या? एक ही पेयर है, दूसरे का कहां गया? इसमें भी एक ही पेयर, ये तो बिल्कुल ही मतलब कोई पगलेट ही इनको बताएगा। और ये मैं पहले बता भी चुका हूं, इनर्ट पेयर इफेक्ट से आज क्लियर भी है कि ये दरअसल नॉन प्लेनर होते हैं PbR2 के डाइमर्स। Pb2R4 हाफ बुक, यस 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 यस, नॉन प्लेनर टाइप के होते हैं, बताया था मैंने आपको। बॉन्ड ऑर्डर इनका कम होता है। यहां से अगर नीचे जाते जाएंगे, अगर आप ये बात करेंगे यहां से, तो मैंने पढ़ाया था आपको पीपाई में, यहां बॉन्ड ऑर्डर होता है 2 और इसीलिए ये होते हैं प्लेनर। पर जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे PbR2 के अंदर ये नॉन प्लेनर रह जाएगा, नॉन प्लेनर टाइप की चीज रह जाएगी PbR2 के अंदर। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? पीपाई की टेंडेंसी घटती चली जाती है ऊपर से नीचे जाने पर, पीपाई की टेंडेंसी लेस होती चली जाएगी और इनर्ट पेयर इफेक्ट डोमिनेट करेगा लेड में। इसीलिए इसकी स्टोरी दरअसल ऐसे लिखनी चाहिए और इसको बेटर तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, इसमें एक इनर्ट पेयर होगा, इसमें एक इनर्ट पेयर होगा जो इसके खाली के साथ ओवरलैप करेगा, जो इसके खाली के साथ ओवरलैप करेगा। इट इज लाइक दिस। ये मैंने पढ़ाया था, पीपाई की टेंडेंसी घटना और इनर्ट पेयर की टेंडेंसी बढ़ना। पीपाई की टेंडेंसी घटना और इनर्ट पेयर की टेंडेंसी बढ़ना, यस। सो ये CSIR नेट के 4 नंबर का सवाल था, 4 मार्क्स। शर्म ही आ जानी चाहिए उसको, 4 नंबर का सवाल था CSIR नेट का, ठीक है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन, वो भी CSIR नेट। मैंने तो बॉन्ड ऑर्डर भी इनके लिखवाए हैं पीपाई के अंदर, पीछे जाके देख लो, बॉन्ड ऑर्डर्स भी मैंने लिखवाए हैं, ठीक है, हो गया। इनर्ट पेयर, पीपाई, ये सब एनपी पढ़ा दिया, बिल्कुल। करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोराइड्स इज, फ्लोराइड की स्टेबिलिटी +1 में तो थेलियम का ज्यादा होता है, सो ए आंसर हो जाएगा। तो सब आप जानते हैं, ऊपर से नीचे +1 की स्टेबिलिटी बढ़ती है, ए आंसर हो जाएगा, कोई इतना तगड़ा नहीं है। M+3 से M, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ M+3 से M, बताओ किसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल नहीं होती? किसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल नहीं होती? M+3 से M किसका सबसे ज्यादा होगा? कौन रिड्यूस सबसे आसानी से होना चाहेगा? बताओ कौन सबसे आसानी से रिड्यूस होना चाहेगा? जिसकी +3 ज्यादा स्टेबल होगी उसका E0 कम होगा, जिसकी कम स्टेबल होगी उसका E0 C। बिल्कुल ठीक जवाब, बिल्कुल ठीक जवाब। एल्यूमिनियम की +3 लिख लो, स्टेबल होती है, स्टेबल होती है। तो एल्यूमिनियम +3 से एल्यूमिनियम, इसका E0 कम होगा, लिख लो, कम होगा इसका E0 C। बिल्कुल ठीक जवाब, ठीक जवाब। डज नॉट एग्जिस्ट, कौन एग्जिस्ट नहीं करता? PbI2, PbBr4 और PbI4 डिकम्पोज हो जाते हैं, इसलिए एग्जिस्ट नहीं करते, आगे बढ़ जाते हैं, एग्जिस्ट नहीं करते। असीम के दास पूछा है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू यानी कि E0 वैल्यू फॉर एल्यूमिनियम इज इतना। एल्यूमिनियम के लिए Al+3 से Al का E0 वैल्यू इतना है और थेलियम के लिए +3 से प्लस का E0 वैल्यू इतना है। ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू?
अब इन ऑब्जर्वेशन के बेस पे आप कौन सा स्टेटमेंट ट्रू मानते हैं? एल्यूमिनियम हैज हाई टेंडेंसी टू फॉर्म Al+3 आयंस. Al+3 is Tl+3 is unstable. Tl+3 act as powerful oxidizing agent. Aluminium is more electropositive than thulium. So what do you think? Which options are correct? Is or are correct? इनमें से कौन से ऑप्शंस is और are correct है? आ गया इस क्वेश्चन, आ गया ई नोट वाला, आ गया ना ई नोट वाला, वापस आ गया सुमित्रा, क्या है वापस आ गया ई नोट वाला. आप EBI2 तो करता हुआ एग्जिस्ट, क्या प्रॉब्लम है उसमें? चौबे रंगना, आप क्या करो उसका. एल्यूमिनियम हैज हाई टेंडेंसी टू फॉर्म Al+3 आयन, बिल्कुल ठीक है. एल्यूमिनियम के रिड्यूस होने की टेंडेंसी नेगेटिव है, मतलब एल्यूमिनियम +3 आसानी से बनेगा, बिल्कुल ठीक. Tl+3 अनस्टेबल है, जरूर अनस्टेबल है, बिकॉज उसका रिडक्शन पोटेंशियल इतना हाई है कि रिड्यूस हो जाएगा, बिल्कुल. और अगर वो रिड्यूस हो जाएगा तो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करेगा, ये भी ठीक है. और एल्यूमिनियम मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इसमें तो कोई दोहराई नहीं, उसका ई नॉट नेगेटिव है, इट मींस वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, कोई दोहराई नहीं. आंसर इज A, B, C, D. MSQ सवाल, ऑल आंसर. किस किस के ठीक है ये आंसर? किस किस का ठीक है ये आंसर? नो, BC नहीं स्वाति, ABCD ऑल आंसर्स. यस आकाश केर, ऑल बिल्कुल ठीक जवाब, ऑल आंसर्स सारे करेक्ट हैं, सारे करेक्ट हैं, ठीक जवाब. इनर्ट पेयर इफेक्ट की कहानी सीख ली हमने. चलिए अब हम नए टॉपिक पे चल रहे हैं. नया टॉपिक है हाइड्राइड्स. हाइड्राइड्स पढ़ना चाह रहे हैं हम, ठीक है. SiH4, अमोनिया, PH3, H2S. जेम के सिलेबस में ये है, बाकी भी बेसिकली बाकी के सिलेबस में भी बाकी है. जेम के सिलेबस में ये 4 स्लेन, अमोनिया, PH3 और H2S मेंशन कर रखा है, और नेट में तो सारी ही है, जेम में ये मेंशन कर रखा है. आइए हाइड्राइड्स को पढ़ने चलें, स्टोरी ऑफ हाइड्राइड्स सीखने चलते हैं. डी ऑप्शन तो बहुत ही सिंपल है भैया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ना, तभी तो उसका +3 स्टेबल है भाई, तभी तो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है. चलते हैं इसको समझने के लिए. सबसे पहले तो हाइड्राइड्स की कहानी समझते हैं. CH4, SiH4, GeH4, SnH4 वगैरह, ठीक है. अमोनिया, PH3, आर्सेनिक H3, एंटीमनी H3 और बिस्मथ H3, ठीक है. ठीक है. H2O, H2S, H2Se, H2Te. PO को तो छोड़ दो, आपको भली बात ही पता होना चाहिए अच्छे से. सबसे पहले तो आपको यह मालूम होना चाहिए, इतनी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में +4 या इतनी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करना बहुत भारी है. यही वजह है ये वाला तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो तो इनर्ट पेयर, उसका तो कोई सवाल ही नहीं कि वो 4 बना ले, और हाइड्रोजन तो क्या ही बनाएगी. ये भी हाईली अनस्टेबल होते हैं, हाईली अनस्टेबल होते हैं, इसलिए कार्बन परिवार में तो हाइड्राइड पढ़े ही नहीं जाएंगे. पढ़ेंगे तो हम केवल SiH4 को, केवल इसको पढ़ते हैं. आगे चलते हैं. ये जो बच गए हैं सारे के सारे, इनमें हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं होता. ये सबके सब ड्रैगो मॉलिक्यूल है, सबके सब ड्रैगोज मॉलिक्यूल है. ड्रैगोज मॉलिक्यूल का मतलब इनमें हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं होता, और इनकी कहानी और बॉन्डिंग में सारी समझा चुका हूं. कंप्लीट इनकी बॉन्डिंग हो चुकी है, इनकी बॉन्डिंग और स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुकी है. केमिकल बॉन्डिंग में पूरी की पूरी कंप्लीट बॉन्डिंग, केवल बॉन्डिंग हुई है. प्रेपरेशन प्रॉपर्टीज तो मैं पढ़ाऊंगा, बॉन्डिंग इनकी पूरी हो चुकी है. ड्रैगो है इसलिए कैरेक्टरिस्टिक समझ लीजिए. बॉन्ड एंगल इन सब में नियर टू 90 डिग्री होगा,
90 डिग्री होगा। इन सभी में जो EH बॉन्ड है या इसका जो बॉन्ड एनर्जी है वो काफी लो होगी, बहुत वीक बॉन्ड होंगे, और बहुत वीक बॉन्ड होने की वजह से ये आसानी से डिकम्पोज भी हो जाते हैं और टूट भी जाते हैं। और तीसरा हमने देखा था ये नॉन फ्लक्सोनियल नेचर के भी, ये कोई इलेक्ट्रोनियल फ्लक्सोनियल होते नहीं है। ये सब चीज हम केमिकल बॉन्डिंग में देख के आ चुके हैं। आइए अब इसको पढ़ना शुरू करते हैं वन बाय वन। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हाइड्राइड्स की बेसिसिटी की चर्चा करते हैं, ठीक है। बेसिसिटी की, SiH4 तो अकेला, उसको तो पढ़ ही लेंगे, उसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पहले बेसिसिटी की चर्चा करते हैं। अगर हम बेसिसिटी की चर्चा करने लगे और अमोनिया के साथ अगर बेसिसिटी इसकी कंपेयर करें, NH3, PH3, आर्सेनिक H3, एंटीमनी H3 और बिस्मथ H3, तो आपको पता होना चाहिए अमोनिया वर्सेस अगर PH3 कंपेयर करें, ये तो बहुत ही वीक बेस होते हैं, अमोनिया वर्सेस PH3 कंपेयर करें तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं बहुत अच्छे से, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फिर भी अगर लुईस बेसिसिटी कंपेयर करें तो अमोनिया काफी बढ़िया लुईस बेस है PH3 की बजाय। उसकी वजह मैं क्लियरली बता चुका हूं जब मैंने बॉन्डिंग पढ़ाई थी। उसकी वजह आप बोलो, बिकॉज अमोनिया का लोन पेयर sp3 में होता है और PH3 का जो लोन पेयर है वो ऑलमोस्ट s ऑर्बिटल में होता है। इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की ज्यादा होने के बावजूद अगर लुईस बेसिसिटी देखी जाए तो अमोनिया इज ए बेटर लुईस बेस देन PH3। ये पहली ऑब्जर्वेशन लुईस बेसिसिटी को एक्सप्लेन हमने कर लिया, समझ में आ गया होगा, पहले ही कर रखा है हमने। अब आते हैं रिडक्शन टेंडेंसी पे चर्चा करते हैं, फिर हम 1 by 1 इनकी स्टडी करेंगे। पहले जनरल इनकी बॉन्डिंग और जनरल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, रिडक्शन टेंडेंसीज की बात करते हैं। आपको पता होना चाहिए अमोनिया के बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होते हैं, यस। NH बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, काफी स्ट्रांग होता है। बट आपको पता होना चाहिए PH3, आर्सेनिक H3, एंटीमनी H3 और बिस्मिथ H3 में आप जाएंगे तो आप क्या पाएंगे, इनके जो बॉन्ड हैं वो बहुत वीक हैं। अगर इनके बॉन्ड बेहद कमजोर हैं तो ये आसानी से टूट जाएंगे, और आसानी से टूट जाएंगे तो आसानी से ये हाइड्रोजन देंगे, इसीलिए आसानी से ये रिडक्शन ऑफ अदर्स, दूसरों का आसानी से रिडक्शन कर देंगे, इसीलिए ये बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अगर रिड्यूसिंग एजेंट की बात की जाए तो अमोनिया उतनी बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है जितना PH3 है, और नीचे जाने पर तो बॉन्ड और भी कमजोर होंगे, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ में तो और कमजोर होंगे। इसीलिए ऊपर से नीचे जाने पर रिडक्शन करने की टेंडेंसी बढ़ती ही चली जाती है। अप टू डाउन जाने पर रिड्यूसिंग नेचर इनका रिड्यूस करने का नेचर जो है, या रिड्यूसिंग टेंडेंसी कह दीजिए, रिड्यूसिंग टेंडेंसी ऑफ अदर्स, दूसरे को रिड्यूस करने की टेंडेंसी, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट जो नेचर है वो बढ़ता चला जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। बहुत सही जवाब। अच्छा, कमाल की बात सुनिए, ऐसा केवल ड्रैगोज में ही नहीं होता, बल्कि नॉन ड्रैगोज की चर्चा करें तो भी खेल लगभग ऐसा ही है। अगर इन दो कंपाउंडों की बात करें और बात करें इन दो कंपाउंडों की, बहुत ढंग से सुनना मेरी बात को, बहुत ढंग से सुन लेना मेरी बात को।
अगर इन दो कंपाउंडों की बात करें और बात करें उन दो कंपाउंडों की, ये दोनों कंपाउंड ड्रैगो नहीं है, ये भी एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, दोनों ही टेट्राहाइड्रल है, बिकॉज लोन पेयर नहीं तो ड्रैगो नहीं, दोनों ही टेट्राहाइड्रल है, दोनों में ही 109 डिग्री 28 मिनट बॉन्ड एंगल है। ठीक है, हालांकि वहां ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है बट ये ड्रैगो है। पर जब हम रिड्यूसिंग टेंडेंसी की बात करते हैं, ड्रैगो से मेरा मतलब नो हाइब्रिडाइजेशन का केस है, बट जब हम रिड्यूसिंग टेंडेंसी की बात करते हैं इसमें, तो इसमें भी नेचर वही है जो उसमें। रिडक्शन टेंडेंसी में कोई फर्क नहीं है। उसकी वजह है कि जो SiH बॉन्ड होगा ये स्टिल एक वीक बॉन्ड होगा, और उसके वीक बॉन्ड होने की वजह आप बेहतर तरीके से जानते हैं, बहुत बेहतर तरीके से, बिकॉज ये ऑफ कोर्स थर्ड पीरियड का है और ये फर्स्ट पीरियड का। तो जब इसके sp3 जो कि बेसिकली 3s और 3p से बने होंगे, इसके sp3 जो बेसिकली 3s और 3p से मिलके बने होंगे, और जब इस 1s के बीच ओवरलैपिंग होगी तो ये बेहद ही घटिया ओवरलैपिंग होगी, बहुत घटिया। एक बात, दूसरी बात या एक और इंटरेस्टिंग बात है, या एक और इंटरेस्टिंग बात है, CH बॉन्ड जो होता है वो ऑलमोस्ट नॉन पोलर, ऑलमोस्ट एक तरह से नॉन पोलर बॉन्ड की तरह काम करता है। इसीलिए हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं, किसी भी तरह की पिक्चर्स में वो बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। बट SiH में पोलैरिटी होती है, SiH में पोलैरिटी होती है, और ये पोलैरिटी बेसिकली इन SiH को मोर रिएक्टिव बनाती है, मोर रिएक्टिव। यही पोलैरिटी इनको मोर रिएक्टिव बनाती है। इस वजह से एक तो ये रिएक्टिव बन गया, दूसरा वीक बॉन्ड है, रिएक्टिव भी है, वीक भी है, आसानी से टूट जाएगा, अटैक भी हो जाएंगे, इसलिए बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ CH4 और SiH4 मोर रिएक्टिव कौन, अगर A और B कंपैरिजन बोले तो मोर रिएक्टिव कौन, ज्यादा रिएक्टिव कौन है, आंसर है B ज्यादा रिएक्टिव है A से। दो वजह, SiH बॉन्ड का वीक होना, आसानी से टूट जाएगा, पहली वजह हो गई, आसानी से जो टूट जाते हैं वो रिएक्शन कर लेते हैं, और दूसरी वजह है इसमें पोलैरिटी होना, पोलैरिटी। सो दोनों ही वजह से सिलेन्स जो है वो हाइड्रोकार्बन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। दैट्स वाई जो सिलेन्स, इनको बोलते हैं सिलेन्स, सिलेन्स जो है मोर रिएक्टिव होते हैं, मोर रिएक्टिव देन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, देन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं सिलेन्स की, जहां तक बात की जाए। इसीलिए अगर रिड्यूसिंग एजेंट की बात की जाए, एल्केन्स कतई रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं करते, ये बिल्कुल नहीं होते, लेकिन SiH4 बहुत बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है, इज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट। इनफैक्ट ये कहना चाहिए इट्स नॉट रिड्यूसिंग एजेंट, ये कोई किसी भी तरह के रिड्यूसिंग, आपने ऑर्गेनिक पढ़ी है, कोई रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, बल्कि ये बहुत बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट्स है। रिड्यूसिंग एजेंट नहीं, बहुत ही बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब कमाल के ही बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट्स है, जबरदस्त वाले बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट्स है, जबरदस्त वाले बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट्स है, जोरदार वाले रिड्यूसिंग एजेंट्स है। सो ये कंपैरिजन हमने किया कार्बन हाइड्रोजन कंपाउंड्स यानी कि हाइड्रोकार्बन्स वर्सेज सिलेन्स का, हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, सैचुरेटेड की बात चल रही है, वर्सेज सिलेन्स का कंपैरिजन किया, हाइड्रोकार्बन्स वर्सेज सिलेन्स का कंपैरिजन किया, हाइड्रोकार्बन्स वर्सेज सिलेन्स का कंपैरिजन किया हमने। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, एक और बात समझते हैं, अगली वाली बात, अगर कंपैरिजन अमोनिया वर्सेस PH3 होने लगे, अगर कंपैरिजन अमोनिया
वर्सेस pH3 होने लगेगा। यहां एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। यहां अमोनिया ज्यादा पोलर है। ओ माय गुडनेस, यहां अमोनिया ज्यादा पोलर है, मोर पोलर है ये। वाह वाह, मोर पोलर है ये, राइट। और pH3 का जो बॉन्ड है ये लेस पोलर है, इसीलिए ये मोर पोलर है। वाओ, मोर पोलर है, यट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, यट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। पोलर है लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। और पोलरिटी इसको रिएक्टिव बनाती है, पोलरिटी इसको रिएक्टिव बनाती है, और स्ट्रॉन्ग होना इसको स्टेबल बनाता है। इट मींस ये वही बोराजीन वोराजीन की तरह आ गया। पोलर यानी कि रिएक्टिव भी बहुत, स्टेबल भी बहुत। कमाल का ही चीज है अमोनिया। बट अगर pH3 से मिलोगे तो पहली बात तो ये गजब का ही वीक बॉन्ड है, वीक बॉन्ड है, तो स्टेबल बहुत कम होगा, लेस स्टेबल मॉलिक्यूल है। किसी काम के pH3 तो कोई काम के ही नहीं, सच बताऊं क्या, किसी काम के नहीं होते, बहुत ही फर्जी टाइप के लोग हैं। और लेस पोलर है तो लेस रिएक्टिव है, उतने रिएक्टिव भी नहीं है, उस तरह की रिएक्टिविटी भी किसी काम, डल है, बिल्कुल बकवास है, बस डिकम्पोज हो जाते हैं आसानी से, टूटना आता है इनको, और टूट के ये देंगे हाइड्रोजन, इसीलिए ये बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है बस, और कुछ बढ़िया नहीं अमोनिया से ये देंगे, इसीलिए बढ़िया केवल रिड्यूसिंग एजेंट है। इसके अलावा तो कुछ बढ़िया इनके जीवन में है ही नहीं, सब बर्बादी है इनकी लाइफ में। केवल रिड्यूसिंग एजेंट बढ़िया है, बाकी कुछ भी नहीं। ना तो ये कोई स्टेबल कंपाउंड है, ना ये कोई पोलर कंपाउंड है, ना बॉन्ड पोलरिटी है, ना कुछ झेलने की क्षमता है इनमें, कुछ नहीं है। इसलिए हर डिपार्टमेंट में अमोनिया ही तगड़ी है। रिएक्टिविटी में अमोनिया तगड़ी, स्टेबिलिटी में अमोनिया तगड़ी, बॉन्ड बनाने में अमोनिया तगड़ी, रिएक्ट करने में इसके साथ उसके साथ जाने में अमोनिया तगड़ी। ये केवल टूटने में तगड़े हैं, और टूट के बस एक ही काम कर सकते हैं, ये टूट के आपको हाइड्रोजन दे सकते हैं, बस रिड्यूसिंग एजेंट बढ़िया है। बाकी अमोनिया से किसी एंगल में नहीं जीत पाएंगे, जीत ही नहीं पाएंगे, दरअसल ये जीत ही नहीं पाएंगे, बहुत ही फर्जी टाइप के हैं ये। समझ में आ गया होगा आपको अमोनिया वर्सेस। अभी प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज पे आ रहे हैं, अभी तो बस बातें बता रहा हूं मैं, केवल बातें कर रहा हूं, प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज पे आ रहे हैं। गॉट इट? तो बताइए, मिथेन वर्सेस सिलेन, SCH4 वर्सेस SiH4, विच इज मोर स्टेबल? बोलने शुरू कर दो, चौक हिलाओ। CH4 वर्सेस SiH4, लिखना शुरू कर दो अपनी कॉपी में, लिखना शुरू कर दो अपनी कॉपी में। पहला, मोर स्टेबल, मोर स्टेबल, पहला बोलो, इसको A बोल देता हूं, इसको B। मोर स्टेबल, CH4, बहुत बढ़िया, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। मोर स्टेबल, बहुत बढ़िया। मोर रिएक्टिव, बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स, मोर eta2 बाइंडिंग टेंडेंसी विद मेटल्स, बेटर सिग्मा डोनर, बेटर बाइंडिंग विद मेटल्स, बिल्कुल भी, बिल्कुल भी। कमजोर बॉन्ड, हाई सिग्मा, आसानी से बाइंडिंग। विच इंसर्शन इज बेटर, SiH और CH? विच इंसर्शन इज बेटर, SiH और CH? विच मेटालिक इंसर्शन इज बेटर, SiH और CH? SiH, यस। जब जब रिएक्टिविटी का नाम है SiH उत्तर है। ठीक जवाब अभिजीत करण, ठीक जवाब अभिजीत करण। बेटर RA,
more reactive, less stable, better SiH insertion, more eta2 metal bonding, ये सब इसके साथ, और ये बस मोर स्टेबल होके खुश हो ले जीवन में, और क्या, और लेस रिएक्टिव, बस मोर स्टेबल लेस रिएक्टिव, और तो क्या ही होगा, और सब उनके साथ जुड़ा हुआ है। गुड़िया, गुड गुड। आइए अब अमोनिया बनाने की विधि पढ़ते हैं, चालू किया जाए। अमोनिया बनाने की विधि, आज पेशेंस रखना थोड़ा सा भाई, आधे घंटे चारों हाइड्राइडों को खत्म करके ही आगे बढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाऊंगा अमोनिया में, अभी लिक्विड अमोनिया बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पेशेंस रखो तो बताओ, नहीं तो कल बात करें। 11 बज गए, पेशेंस रखो तो बताओ, नहीं तो कल बात करें। एक बार हाइड्राइड शुरू करूंगा तो चारों पढ़ाऊंगा, फिर मैं अमोनिया से शुरू करूंगा तो फिर अमोनिया भी पढ़ाऊंगा, PH3 भी पढ़ाऊंगा, SiH4 भी पढ़ाऊंगा, और H2S भी पढ़ाऊंगा, चारों पढ़ाऊंगा फिर मैं। और अमोनिया तो काफी बड़ा है, लिक्विड अमोनिया एज ए सॉल्वेंट भी पढ़ाऊंगा। एक बार शुरू, ऐप वाले बोल रहे हैं कल करवा देना, यूट्यूब वाले बोल रहे हैं आज करवा दो, कल पढ़ ले। हाँ वैसा कुछ ज्यादा नहीं बचा, हाइड्राइड बचा है, फिर सिलिकेट, सिलिकॉन और हाइड्रोलिसिस, ऑक्साइड, ऑक्सी एसिड और जीनोन का कंपाउंड, ज्यादा तो नहीं है। ठीक है, कल कर देते हैं। बाय बाय।